नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आंसर राइटिंग के सीरीज में हमारा प्रश्न पत्र 2 से संबंधित वीडियो रहेगा दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न पत्र 2 में शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों संविधान। तो बिना लेट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा आंसर राइटिंग का सीरीज दोस्तों प्रश्न उत्तर के शैली में रहेगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आप सही तरीके से एग्जाम हॉल में प्रेजेंटेशन दे पाए। तो इसे आप प्रश्न ही समझिए। भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकार की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इसी टाइप से ही प्रश्न दे दिया जाता है दोस्तों। अब इसे कैसे डील करना है ये आप पे डिपेंड करता है। और इस टाइप के प्रश्न 60 शब्द से लेकर 500 शब्द तक के हो सकते हैं। तो इसलिए इसे हम संक्षेप में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करेंगे बिना इधर उधर के बात किए, पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये समानता के मूल अधिकार मतलब मूल अधिकार कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों मूल अधिकार 6 टाइप के हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता, और छठवा है संवैधानिक अधिकार। तो ये मूल अधिकार से संबंधित कुछ न कुछ दे ही देता है दोस्तों एग्जाम में। इस कभी बोल देगा समता के अधिकार का समीक्षा कीजिए, तो कभी बोल देगा स्वतंत्रता के अधिकार का समीक्षा, तो कभी शोषण का अधिकार की समीक्षा कीजिए करके। तो मूल अधिकार से संबंधित ये 6 टॉपिक को हम बहुत संक्षेप में पढ़ेंगे। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज के वीडियो में समता के मूल अधिकार की समीक्षा करना है, तो इसे आप आंसर स्वरूप लिखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसका उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन में तो ये लिखना ही पड़ेगा। उसमें समानता के अधिकार संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 तक है। बस आज के वीडियो में हम यही अनुच्छेद 14 से 18 तक का संक्षेप में विवरण तैयार करेंगे। किसी भी लोकतंत्र की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि देश की जनता को आमतौर पर कौन सी नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त है। प्रत्येक लोकतंत्र राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों को विकास से अधिक अवसर प्रदान करता है। प्रायः सभी लोकतंत्र इसी प्रयोजन के लिए मौलिक अधिकारों की एक सूची प्रत्यभूत करते हैं। जहां तक हर एक देश में अपने अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया है। ठीक है, तो टॉपिक में आते हैं। समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक होता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये रहेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता, और अनुच्छेद 17 छुआछूत का निषेध, और अनुच्छेद 18 रहेगा दोस्तों उपाधियों का अंत। तो इसी के बारे में ही हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 14 की। 14 के अनुसार भारत राज्य के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, ये रही अनुच्छेद 14 सी बातें। यहाँ पर 2 बातें कही गई है। पहली, कानून के सामने सभी बराबर हैं, और दूसरी बात, सभी लोग को कानून के समान संरक्षण दिया जाएगा। यह अधिकार भारत के भूमि में सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, अर्थात जो भारत के भूमि में जो भारत के ही वासी हैं उनको भी प्राप्त है, और कोई विदेशी भी आया है तो उनको भी यह अधिकार प्राप्त है। अर्थात देशवासियों के साथ भारत में विदेशियों को भी कानून के सामने बराबरी का हक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विधि की समक्ष समता का अर्थ। तो विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि जन्म या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति या कोई विशेषाधिकार नहीं होगा,
तथा देश का सामान्य कानून सभी वर्ग पर समान रूप से लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है, सही बात है, और सभी लोग देश के साधारण न्यायालयों की अधिकार सीमा में हैं। 14 एक जैसे व्यवहार की गारंटी देता है। माफ कीजिए, अनुच्छेद लिखना भूल गया हूं। अनुच्छेद 14 एक जैसे व्यवहार की गारंटी देता है, न कि समरूप व्यवहार की। इस प्रकार के भारतीय संविधान संरक्षणात्मक भेदभाव की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विधि के समान संरक्षण का। यह मतलब है कि एक समान लोगों के लिए समान कानून होगा, अर्थात समान लोगों से समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन असमान लोगों से भिन्न भिन्न व्यवहार किया जा सकता है। इसलिए पिछड़े और निम्न वर्गों के लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं और अवसर दिया जाना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। याद रखेंगे, पिछड़े और निम्न वर्गों के लोगों को यदि अतिरिक्त सुविधा दिया जाता है तो वह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न वर्गों में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। इसी के जरिए समाज में जो फैले हैं सामाजिक और आर्थिक असमानता, उसे कम किया जा सकता है, इसलिए उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। याद रखेंगे, यह केवल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विभेदकारी व्यवहार के लिए इस अनुच्छेद में गिनाए गए आधार के अलावा अन्य आधार पर किया गया वर्गीकरण या विभेद संविधान विरुद्ध नहीं माना जाएगा। किंतु यदि किसी नागरिक के साथ राज्य द्वारा केवल इसलिए भेदभाव किया जाता है कि वह किसी विशेष धर्म, वंश, जाति का है या क्षेत्र अथवा स्थान विशेष में पैदा हुआ है, तो वह न्यायालय के माध्यम से राज्य की कार्रवाई को शून्य घोषित करवा सकता है। यदि किसी के साथ इसलिए भेदभाव किया जाता है कि वह दूसरे राज्य से है, तो वह व्यक्ति वहां के मतलब राज्य के भेदभाव जो कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके जो कर रहे हैं, जो वहां के नियम है, उसको शून्य करवा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 15(2). अभी सिंह 15(2), 15(3) ऐसा भी है। ठीक है, इस प्रकार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, याद रखेंगे वनडे एग्जाम में इन्हीं सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, ये निषेध है अनुच्छेद 15(2) के अनुसार, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में भी किसी नागरिक को वंचित या बाधित नहीं किया जा सकता, यदि वे पूरी तरह या अंशतः सरकारी खर्चे से बने हुए हो या सरकारी खर्च से संचालित हो या फिर निजी होते हुए भी सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित हो। ठीक है, ऐसे जगह में किसी को भी उसके इस्तेमाल से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करते हैं तो दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, कहने के यही मतलब है। बात करते हैं अनुच्छेद 15 का खंड 3। राज्य को यह अधिकार देता है कि वह स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 15(3) ये कहता है राज्यों को यह विशेष अधिकार देता है कि वह अपने राज्य के स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है। इस तरह खंड 4 के अनुसार राज्य सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष उपाय कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 15 का खंड 4 के अनुसार राज्य विशेष रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष उपाय कर सकता है। दोस्तों, वनडे एग्जाम में अधिकतर यही 15 के खंड 3 से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप विशेष ध्यान देंगे, अच्छे से रीड करेंगे। ऐसे तो हम इनका PDF प्रोवाइड करेंगे ही, पर अपने से बनाते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों,
बात करते हैं अनुच्छेद 15(1) में जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध होते हुए भी अनुच्छेद 15 के खंड 5 के अनुसार राज्य उक्त वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण तथा फीस में छूट आदि विशेष उपाय भी कर सकता है। ठीक है, 15(1) में जाति भेदभाव में छूट तो दिया ही गया है, लेकिन जो अनुच्छेद 15 के खंड 5 है उसके अनुसार भी राज्य विशेष पिछड़े हुए जाति जनजाति के लोगों के लिए स्कूल या संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट आदि के उपाय भी कर सकता है। ये राज्य की अपनी मानसिकता है, वो छूट दे या ना दे। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 16। नागरिकों को शासकीय सेवा और पदों पर नियुक्ति के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है। जो संविधान के अनुच्छेद 16 है, यह नागरिकों को शासकीय सेवाओं या पदों पर नियुक्ति के अवसर में समानता की गारंटी देता है। लोक सेवाओं में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समता न केवल प्रारंभिक नियुक्ति से संबंधित है, बल्कि पदोन्नति तक सेवा की समाप्ति या सेवानिवृत्ति के बारे में भी है। अर्थात किसी भी नागरिक से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास आदि में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यह अधिकार भी कुछ अपवादों के अधीन है जो निम्नलिखित है। आगे बढ़ते हैं, वो कौन कौन से अपवाद है। पहला, संसद किसी पद पर नियोजन के लिए योग्यता की एक शर्त के रूप में क्षेत्र विशेष का निवासी होने का उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 16(3) के अनुसार। ठीक है, संसद किसी पद पर नियोजन के लिए योग्यता के एक शर्त के रूप में क्षेत्र विशेष का निवासी होने का उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 16(3). ठीक है। दूसरा, राज्य किसी पिछड़े वर्ग के लिए शासकीय सेवा में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है यदि राज्य की राय में उस वर्ग का शासकीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह है अनुच्छेद 16(4) के अनुसार। राज्य किसी पिछड़े वर्ग के लिए शासकीय सेवा में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है यदि राज्य की राय में उस वर्ग की शासकीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अनुच्छेद 16(4) के अनुसार। तीसरा, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से संबंधित कोई पद उसी धर्म या संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है, अनुच्छेद 16(5) के अनुसार। ठीक है, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में संबंधित कोई पद उसी धर्म या संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है, अनुच्छेद 16(5) के अनुसार। यह भी ध्यान रखने की बात है कि लोक नियोजन में विभेद का निषेध केवल अनुच्छेद 16(2) में गिनाए गए आधार केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास पर किया गया है। निजी नियोक्ताओं की तरह शासन को भी यह अधिक योग्य अभ्यर्थियों को चयन करने एवं नियुक्ति करने से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह भी ध्यान रखने की बात है कि लोक नियोजन में विभेद का निषेध केवल अनुच्छेद 16(2) में गिनाए गए आधार केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान पर किया गया है। निजी नियोक्ताओं की तरह शासन को भी अधिक योग्य अभ्यर्थियों को चयनित करने एवं नियुक्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि निजी नियोक्ताएं या सरकारी नियोक्ताएं चाहे तो वह यह कर सकता है कि वह श्रेष्ठ अभ्यर्थी को चुने, ये उनका अधिकार रहेगा। ठीक है, बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, संसद में 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। इसका संशोधन और पुनः नामकरण कर 1976 से यह नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हो गया। ठीक है, पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था, वह 1976 से यह नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हो गया।
तो पूर्व नाम करके भी पूछ लेता है दोस्तों वनडे एग्जाम में, तो ये सब बारीकी से ध्यान देंगे। अस्पृश्यता को आम भाषा में छुआछूत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अस्पृश्यता को आम भाषा में छुआछूत के रूप में जाना जाता है, ये तो आप जानते हैं। अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग उस सामाजिक कुरीति के लिए किया जाता है जिनमें दलित वर्गों के व्यक्तियों को जन्म के कारण ही हे दृष्टि से देखा जाता है तथा उन्हें तथा कथित उच्च वर्गों या जातियों के लोगों से मेलजोल तथा खान पान आदि के लिए निर्योग्य समझा जाता है। तो समझ गए होंगे अस्पृश्यता या छुआछूत। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुछ कार्यों को जब वे अस्पृश्यता के आधार पर किया जाता है अपराध माना गया है। जैसे, ठीक है, क्या क्या चीज है जिसे अपराध माना गया है? तो पहला है किसी व्यक्ति को अस्पताल, शिक्षण संस्थानों आदि सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं देना, ये भी अपराध है। दूसरा, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना स्थलों, देवालयों आदि में पूजा उपासना आदि करने से रोकना, ये भी अपराध है। तीसरा, किसी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर पहुंचने से रोकना या किसी जल स्रोत, मार्ग, शमशान या किसी अन्य सार्वजनिक सेवा स्थलों पर पहुंचने के बारे में निर्योग्य अधिरोपित करना, ये भी अपराध है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजों के समय में साम्राज्यवादी हितों की सहायकों को राय बहादुर, सर, लॉर्ड आदि उपाधि देकर सम्मानित किया जाता था। ठीक है, अंग्रेजों के समय साम्राज्यवादी हितों के सहायकों को लॉर्ड, सर आदि उपाधि देकर सम्मानित किया जाता था। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समानता की भी घोषणा की गई है। चूंकि उपाधियां लोगों में पंक्ति भेद और गैर जरूरी श्रेणीकरण को बढ़ावा देती है, इसलिए भी उपाधियों का अंत किया गया ताकि समानता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के अनुसार। उपाधियों प्रदान करने का निषेध केवल राज्य के लिए है तथा सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों और सम्मान देने से रोका नहीं गया है। ठीक है, सेना और शिक्षा से संबंधित जो उपाधि है वो देने से रोका नहीं गया है, यह केवल निषेध राज्यों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी राज्य सामाजिक सेवाओं के लिए सम्मान और पुरस्कार दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए। ठीक है, ये कब से चालू हुआ दोस्तों? ये भी अपने आप में क्वेश्चन है और जहां तक पूछा भी गया है, तो ये 1954 से प्रारंभ किए गए हैं। इसका विरोध भी हुआ क्योंकि ये पुरस्कार प्रतिष्ठा की समानता के वचन के विपरीत है। यद्यपि पद्म सम्मान इस धारणा के साथ प्रदान किए जाते हैं कि इनका नाम के आगे या पीछे उपाधियों की तरह प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप तो जानते हैं पद्मश्री, पद्म सम्मान वगैरह का उपाधि की तरह उपयोग नहीं किया जाता है, पर लेकिन इस बात पर भी रोक लगाने का कोई उपाय नहीं किया गया है। इन्हीं कारणों से जनता सरकार के समय 1977 से पद्म पुरस्कार देना बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसे बंद कर दिया गया था ये पुरस्कार को देना, पद्मश्री, पद्म रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि को 1977 में जनता सरकार द्वारा बंद करा दिया गया था। ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1954 से। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता वापसी के साथ ही 1980 से पद्म पुरस्कार फिर से देना शुरू किया गया। ठीक है, 1954 में स्टार्ट हुआ, 1977 में जनता सरकार द्वारा वापस बंद कर दिया गया और 1980 से इंदिरा गांधी सरकार के समय इसे फिर से स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों, ये थी समानता के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।